हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहन बाखरिया आपके लिए लेके आया हूँ आज एक नया टॉपिक जिसमें हम देखेंगे कि आवर्त सारणी जो आपने पढ़ ली है उसमें से क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, विगत ये सालों में किस प्रकार से क्वेश्चन आए हुए हैं उनके बारे में आज चर्चा करेंगे और देखेंगे कि इन क्वेश्चनों को किस प्रकार से सॉल्व आउट किया जाता है। तो आज का अपना टॉपिक है विगत वर्षों के प्रश्नों का सॉल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं इसका टॉपिक को। ठीक है, अपना जो टॉपिक है 2004 से लेकर 2019 तक आए हुए प्रश्नों का सॉल्यूशन करना है। तो जब पहला क्वेश्चन है अपना कि ठंडे जल में कौन सा तत्व क्रिया करता है। देखिए, ठंडे जल में कौन सा जल क्रिया करता है। तो देखिए, क्रिया सभी तत्व करते हैं, परंतु मोस्टली जो सर्वाधिक क्रियाशील तत्व है वह कौन से हैं, अपने प्रथम वर्ग के तत्व। जैसे प्रथम वर्ग में कौन कौन से आते हैं, अपने आते हैं लिथियम आता है, सोडियम आता है, पोटेशियम आता है, रुबेडियम आता है और सीजियम आता है। लीना के रब से पर्याप्त, ये मोस्टली तत्व आते हैं। और इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है, इसका होता है 2s1, 3s1, 4s1, 5s1 और 6s1। इन सब तत्वों को किस में रखा जाता है, केरोसिन के तेल में रखा जाता है, क्योंकि इनकी ये नमी की उपस्थिति में अत्यधिक क्या होते हैं, क्रियाशील होते हैं। और क्रियाशील होने के साथ साथ ये क्या करते हैं, ऊष्मा प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, अपने ऊष्मा प्रदान करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका, सोडियम। क्या होगा इसका आंसर है सोडियम। सोडियम कौन से वर्ग का तत्व है, प्रथम वर्ग का तत्व है, जो क्या करता है, ये इसकी उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, नमी की उपस्थिति में सर्वाधिक क्रियाशील है। क्या है आपका, सर्वाधिक क्रियाशील है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आया है वो है अपना, निम्न में से कौन सा जोड़ा रंगहीन, निम्न में से रंगहीन आयनों का जोड़ा है। रंगहीन का मीन्स से कलरलेस कौन सा होगा, वे यौगिक जिनके बाह्यतम कोश में सभी को मतलब इलेक्ट्रॉन्स कौन सी अवस्था में हो, युग्मित अवस्था में हो, तो वह तो क्या होगा आपका, रंगहीन होगा। और यदि एक भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित अवस्था में या एकल आ गया तो वह क्या होगा, रंगीन होगा, यानी कलरफुल होगा। तो रंगहीन और रंगीन को देखिए पहले किस प्रकार से देखा जाता है। कलर के लिए तो देखिए कौन सा देखा जाता है, कलर के लिए देखा जाता है कि एक भी इलेक्ट्रॉन क्या हो, अयुग्मित अवस्था में हो, अयुग्मित अवस्था में हो तो वो तो कौन सा होगा आपका, रंगीन होगा। क्या होगा आपका, रंगीन होगा। ठीक है, और रंगहीन कौन सा होगा, रंगहीन के लिए देखिए सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में हो। युग्मित का मीन्स आप समझते हो क्या होता है, युग्मित का अवस्था मीन्स सभी इलेक्ट्रॉन कौन से वाली कंडीशन में हो, ऐसे वाली कंडीशन में हो, अर्थात एकल इलेक्ट्रॉन किसी कक्षक में पाया ही नहीं जाए। तो हम पहले ऑप्शन से देखते हैं, अपने पास Cu और क्या है अपने पास Zn। कॉपर देखिए Cu+, क्या देखिए Cu+। तो इसका देखिए Cu का इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है 4s1, 3d10 होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो किससे निकलेगा, S से। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4s से आपका क्या हो जाएगा, 3d10। तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो गया आपका, 4s 3d10। फिर देखिए जिंक Zn+2, जिंक का होता है 4s2, 3d10 होता है। परंतु यहाँ से जैसे ही दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में से निकलेंगे, S से निकलेंगे। तो 4s0, 3d10, डी कक्षक पूरा भरा हुआ है, अर्थात सभी इलेक्ट्रॉन्स युग्मित अवस्था में है। यहाँ पे सभी इलेक्ट्रॉन्स कौन सी अवस्था में है, युग्मित अवस्था में। तो ये तो क्या होगा आपका, यहाँ +2 है तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा पहले ऑप्शन में। यहाँ Cu+2 है तो एक तो S से निकल गया और एक किससे निकल गया, D से निकल गया। तो यहाँ कौन सी वाली कंडीशन आ गई, यानी एक इलेक्ट्रॉन क्या आ गया, अयुग्मित अवस्था में आ गया। तो ये तो कलरलेस है और ये क्या आपका, कलरफुल है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि यह जोड़ा क्या नहीं है, रंगहीन नहीं है, क्योंकि एक तो क्या आ रहा है, रंगीन आ रहा है, और एक क्या आ रहा है आपका, रंगहीन आ रहा है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन में देखते हैं Cu+ और Zn+2। तो Cu+ का क्या होगा, 4s0, 3d10 होगा। क्या होगा आपका, 4s0, 3d10 होगा। और जिंक का तो अपने को पहले पता है कि 4s 3d10 होता है, अर्थात इसमें सभी इलेक्ट्रॉन्स कौन सी अवस्था में है, युग्मित अवस्था में है। तो इसका आपका
ये क्या होगा आपका कलरलेस होगा, अर्थात रंगहीन होगा। क्या होगा आपका रंगहीन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ये वाला आ गया। क्या वाला आ गया, Cu प्लस और Zn प्लस की 2 आ गया। अब देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। देखिए आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि कलरलेस और कलरफुल कैसे देखा जाता है। कलरलेस यानी रंगहीन तो देखा जाता है आपका कि सभी इलेक्ट्रॉन्स कौन सी अवस्था में हो। रंगीन तो होगा आपका सभी के इलेक्ट्रॉन कौन सी अवस्था में, युग्मित अवस्था में हो। और रंगीन का क्या होगा कि कोई भी एक इलेक्ट्रॉन कौन सी अवस्था में हो, अयुग्मित अवस्था में हो यानी एकल हो, तो वह क्या होगा आपका कलरफुल या रंगीन होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका आकार, निम्न में से कौन सा है सबसे बड़ा आकार का होता है। तो यहाँ से देखिए सभी इलेक्ट्रॉन्स जिनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनिक संख्या क्या है, समान है। क्या आपकी समान। तो इसमें 9 रे कितना हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई 10। इसमें कितनी हो गई 10। इसमें कितनी हो गई 10। तो यहाँ से देखिए सभी में यानी ये सम इलेक्ट्रॉनिक है तो सबसे बड़ा आकार किसका होगा। पहले किसका होता है, रेनाइन का होता है। किसका होता है, रेनाइन। फिर आपका आता है उदासीन, फिर आता है आपका उदासीन, फिर आता है आपको कौन है, धनाइन। देखिए रेनाइन में भी सबसे ज़्यादा रेनाइन कौन सा है, O माइनस के 2, इन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं। फिर कौन आ रहा है, F माइनस, फिर आपका Na प्लस, और फिर क्या आएगा आपका Mg प्लस के 2। तो इसका आंसर क्या जाएगा, O माइनस के 2। क्या जाएगा इसका, O माइनस के 2। तो इसका आंसर आ गया बी। क्या आ गया आपका बी। कॉन्सेप्ट समझ में आपका आया आपके। सबसे पहले कौन होगा, रेनाइन, फिर कौन होगा उदासीन, फिर कौन होगा आपका धनाइन। ठीक है, तो इस प्रकार से देखा जाता है। क्वेश्चन अगला है, आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 31 वाला तत्व है। आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 31 वाला तत्व आता है। तो देखिए कौन सा आता है। देखिए पहले देखिए 31 में मैं आपको एक चीज समझा दूं यहाँ से कि बैंगन, आलू, गाजर, जो ये गाजर का आता परमाणु क्रमांक कितना आता है 31। कितना आता है आपका 31 आता है। तो ध्यान दीजिए ये कौन से ब्लॉक का तत्व होगा, पी ब्लॉक का तत्व है। कौन से ब्लॉक का तत्व होगा, पी ब्लॉक का तत्व। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया पी ब्लॉक। ठीक है, कोई दिक्कत किसी की। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन प्रबलतम ऑक्सीकारक है। निम्न में से कौन है प्रबलतम ऑक्सीकारक है। देखिए प्रबलतम ऑक्सीकारक कौन से होते हैं, हेलोजन परिवार। हेलोजन परिवार क्या आपका प्रबलतम ऑक्सीकारक है। और लिथियम परिवार यानी लीना के रब से परिवार फरियाद, ये क्या आपका प्रबलतम अपचयक है। तो यहाँ से आंसर क्या होगा आपका HF। क्या होगा आपका HF। फ्लोरीन संपूर्ण आवर्त सारणी में प्रबलतम ऑक्सीकारक का क्या करता है, कार्य करता है। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका HF। क्या आएगा आपका HF। इसमें क्रम क्या होगा, सबसे अधिक प्रबलतम ऑक्सीकारक HF, फिर HCl, फिर HBr, फिर आपका HI। आपका क्या होगा आपका HI। कुछ इस प्रकार से क्या देखा जाता है, इनकी ऑक्सीकारक प्रवृत्ति देखी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, जो जेट 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। मैं उसके बारे में चर्चा करता हूँ। निम्न में से सबसे प्रबलतम सार कौन सा है। आपको एक चीज बता दूं, एक आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर सारी प्रवृत्ति क्या होती है, बढ़ती है। क्या होती है, बढ़ती है। तो देखिए लिथियम, सोडियम, रुबेडियम और पोटेशियम सभी कौन से तत्व वर्ग के तत्व हैं, एक ही वर्ग के तत्व हैं। तो यहाँ से देखिए RbOH, कौन आपका RbOH का क्या होगा, ये सारी प्रवृत्ति का होगा। क्या होगा आपका सारी प्रवृत्ति होगा, प्रबलतम सार होगा। ये क्या होगा आपका, ये प्रबलतम सार होगा। ठीक है, RbOH आपका क्या है, आपका प्रबलतम सार है। ठीक है, आगे देखते हैं। सिनिबार किसका एस्क है। सिनिबार किसका एस्क है। सिनिबार किससे मिलकर बना होता है, पारा से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, पारा से मिलकर बना होता है। तो ये सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसका आंसर क्या होगा आपका Hg। ये आपको याद करनी पड़ेंगी। देखिए कुछ फैक्ट्स मैंने आपके पहले भी इसकी मतलब ऐप में एक इंडेक्स डाल दी थी, या मैंने ऐसे सभी तत्वों का एक, ये सभी चीज़ों का एक मैंने क्या बना दिया था कि परफॉर्मा बना दिया था। उसमें मैंने
बहुत सारी चीज़ें, उच्चतम कौन होगा, निम्नतम कौन होगा, सब चीज़ों को क्या किया है मैंने, एक कलेक्शन बनाया है, वो मैंने डाल दी है। तो आप उसको एक बार अच्छी तरीके से रीड करना। इसका आंसर क्या होगा आपका Hg। नेक्स्ट देखिए, परमाणु त्रिज्या का सही क्रम होगा। परमाणु त्रिज्या का सही क्रम होगा, परमाणु त्रिज्या किसके समानुपाती होती है, परमाणु त्रिज्या आकार के समानुपाती होती है। एक वर्ग में ऊपर से क्या जाएंगे, नीचे जाएंगे, तो क्या होगी, आकार में वृद्धि होगी, तो त्रिज्या में भी क्या होगी, वृद्धि होगी, क्योंकि वहाँ परिरक्षण प्रभाव, वहाँ पे क्या होता है, परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, बढ़ता है। और यहाँ से देखिए, यहाँ पे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, यह एक ही आवर्त के तत्व, ये वर्ग के नाम पर किसके तत्व हैं, एक आवर्त के तत्व हैं। तो यहाँ से देखिए, एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, कहाँ पे, बाएं से दाएं जाने पर आकार में क्या आती है, कमी आती है। तो त्रिज्या में भी क्या आएगी, कमी आएगी। क्या आएगी आपकी, कमी। वो किसके कारण होती है, प्रभावी नाभिकीय आवेश के कारण, कि जैसे ही एक कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, अर्थात घनत्व बढ़ता है, तो घनत्व बढ़ने पर क्या होती है, मतलब यहाँ पे क्या होगी, नाभिकीय आवेश में क्या होगी, वृद्धि होगी। और जैसे ही नाभिकीय आवेश में वृद्धि होगी, आपका आकार में क्या होगी, कमी होगी। तो आकार में कमी होगी तो त्रिज्या में भी क्या होगी, कमी होगी। तो यहाँ से देखिए इसका आंसर क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे आया सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन। बाएं से क्या जा रहे हैं अपन, दाएं जा रहे हैं, तो आकार में क्या आएगी, कमी, और त्रिज्या में भी क्या आएगी, कमी। तो सबसे कम त्रिज्या किसकी होगी, सिलिकॉन की। सबसे अधिक किसकी, सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन। सबसे कम किसी की, आपकी सिलिकॉन की है, और सबसे अधिक किसकी, आपकी सोडियम की। तो इस प्रकार से इनकी त्रिज्याओं का क्रम देखा जाता है। किसी को कोई दिक्कत है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आया है कि निम्न में से कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी होता है। निम्न में से कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी होता है। देखिए आपका सिलिकॉन है ना, वह उभयधर्मी प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है, ये अम्लीय गुण भी प्रदर्शित करता है, और ये सारे गुण भी क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो इसका क्या आंसर क्या होगा, SiO2। क्या आंसर होगा इसका, SiO2। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन आया है, निम्नलिखित में से किसके लिए आयनिक त्रिज्या का मान, निम्नलिखित में से किसके लिए आयनिक त्रिज्या का मान सबसे अधिक होगा। देखिए वही क्वेश्चन जो मैंने आपको पहले बताया था कि धनायन का, ऋणात्मक का सबसे अधिक होता है, फिर किसका होता है, उदासीन का, और फिर किसका होता है आपका, धनायन का। तो इसका आंसर क्या होगा, O-2। आंसर क्या होगा, O-2 आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन से तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता, इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी, क्या कहते हैं अपन, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी का मान सर्वाधिक होगा। इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी का मान सर्वाधिक होगा। तो यहाँ से देखिए नियोन 3s2 अर्थात ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, फास्फोरस का। यहाँ से देखिए 3s2 ये किसका है, आपका सल्फर का। और यहाँ से देखिए 3s2 ये किसका है, आपका क्लोरीन का। और यहाँ से देखिए 3s2 ये किसका है, आर्गन का। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो अक्रिय गैसें हैं इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान तो क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है आपका, शून्य होता है। यहाँ से देखिए ये भी कह सकते हैं कि संपूर्ण आवर्त सारणी में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है, क्लोरीन की होती है। किसकी होती है, क्लोरीन की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्लोरीन। क्या जाएगा आंसर है, क्लोरीन आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों, चारों तरफ टिड्डियों का क्या है, कहर बरप रखा है। अभी यहाँ पे चौं भी टिड्डियाँ आ रखी हैं, सब लोग मतलब भगा रहे हैं उनको। ठीक है, तो सभी ध्यान रखिए, टिड्डियाँ बहुत हानिकारक हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं अपन, तो टिड्डियाँ तो आती जाती रहेगी। ठीक है, बोरोन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और पोटेशियम में सर्वाधिक धात्विक प्रवृत्ति का सही क्रम क्या है। देखिए मैं आपको चीज़ बता दूं, धात्विक प्रवृत्ति ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती है, बढ़ती है। एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक प्रवृत्ति के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो बोरोन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और पोटेशियम ये अलग अलग के हैं, आपके क्या है, आपके अलग अलग के। बोरोन और
आपका एल्यूमिनियम एक वर्ग का तत्व है, मैग्नीशियम और पोटेशियम आपका क्या है, एक वर्ग का है। तो यह आवर्त नंबर 2 का है, ये और ये दोनों आवर्त नंबर किसके हैं, 3 के हैं, और ये कौन से का है, 4 का। तो यहाँ से देखिए यदि अलग अलग आवर्त अलग अलग वर्ग आ जाए तो पहले आपको आवर्त देखने हैं, फिर आपको क्या देखना है, वर्ग देखना है। तो पहले देखिए ये आवर्त नंबर कौन से में, 2 में है। ये आवर्त नंबर मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम से कौन से में, तीसरे में, और पोटेशियम कौन से में, चौथे में। तो सबसे अधिक तो किसका होगा, आपका पोटेशियम का होगा। किसका होगा, आपका पोटेशियम का। फिर किसका होगा, मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, और फिर किसका होगा, आपका बोरोन का। क्योंकि बाएं से दाएं जाने पर आपकी धात्विक प्रवृत्ति के मान में कमी आती है, और ऊपर से जाने पर धात्विक प्रवृत्ति के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। क्या होती है, आपकी वृद्धि होती है। नेक्स्ट देखिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और बोरोन। बोरोन की सबसे कम होगी और पोटेशियम की क्या होगी, आपकी सबसे अधिक। ठीक है, इसको देखने का तरीका मैं आपको पहले बता दूं, कुछ इस प्रकार से होता है। क्योंकि आपका Mg और देखिए पोटेशियम है, ठीक है, ये आपका कौन सा है, बोरोन, और ये आपका क्या गया, एल्यूमिनियम। देखिए ये कौन से वर्ग का है, ये आपका वर्ग नंबर 13, ठीक है, ये वर्ग नंबर 2, और पोटेशियम कौन से में आता है, वर्ग नंबर 1 में। अब देखेंगे आवर्त, ये कौन से आवर्त का है, दूसरे का। ये दोनों कौन से के हैं, तीसरे के। और ये कौन से का है, चौथे का। तो दिमाग से सीधा ही बैठा लो कि पोटेशियम का तो क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि ये चौथे आवर्त में ऊपर से जाने पे बढ़ रहे हैं। फिर आता है आपका मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में किसका अधिक होगा, देखिए बाएं से दाएं जाने पे क्या हो रहा है, घट रहा है। तो Mg का अधिक है Al से, और Al का Mg का से अधिक किसका है, पोटेशियम का, और सबसे कम किसका है, बोरोन का। किसका, आपका बोरोन का। तो कुछ इस प्रकार से इनके क्या देखे जाते हैं, क्रम देखे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसका आंसर क्या हो गया, डी। अगला क्वेश्चन अपना है, उसके बारे में बात करूं मैं, तो देखिए ये भी बहुत वही क्वेश्चन, बारी बारी से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ये क्वेश्चन सोल्व आउट करने का रीजन क्या है कि जब तक अपन सभी टॉपिक्स के सारे क्वेश्चन सोल्व आउट कर लेंगे तो आपको 10 से 15 क्वेश्चन तो इजीली कहाँ से मिल जाने हैं, यहीं से मिल जाने हैं, इन्हीं क्वेश्चन सोल्व आउट क्वेश्चनों से ही मिल जाने हैं। तो आपके 60 नंबर तो वैसे ही आ जाने हैं। बचे नंबर आपके 120 जो आप थोड़े बहुत पढ़ लोगे, तो बचे नंबर 100 जो आपके थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लोगे तो आराम से आ ही जाएंगी। तो यहाँ से देखिए, निम्नलिखित में से किसका आकार सबसे छोटा है, निम्नलिखित में से किसका आकार सबसे छोटा है। तो देखिए आकार सबसे छोटा किसका होगा, देखिए यहाँ पे देखिए 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे भी कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। अर्थात क्या है, सम इलेक्ट्रॉनिक है। सबसे बड़ा आकार तो किसका होगा, N-3 का, क्योंकि सबसे बड़ा आकार किसका होता है, ऋणायन का, फिर उदासीन का, फिर धनायन का। ठीक है, और सबसे छोटा आकार किसका होगा, आपका सोडियम का। किसका होगा, आपका सोडियम का, Na+। यहाँ क्वेश्चन तरीके से पढ़ना होता है। कई बार अपन क्या देखते हैं कि सब्जेक्ट को सबसे छोटा न पढ़ के क्या पढ़ लेते हैं, बड़ा पढ़ लेते हैं, आंसर क्या कराते हैं, N-3। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर, Na+। आकार का क्रम कुछ कैसा होगा, N-3 का क्या होगा, सबसे क्या होगा, अधिक होगा, फिर किसका होगा, O-2, फिर किसका होगा, F-, और फिर कौन सा होगा, Na+। सबसे छोटा होगा और N-3 क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन कब आया हुआ था, जेट 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन देखिए आपका कौन सा आ रहा है, सोडियम तथा पोटेशियम धातुएं प्रकृति में कभी मुक्त स्थिति में नहीं रहती, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है, पहला पढ़ना क्वेश्चन ने देखा था कि ठंडे जल में किसको रखा जाता है, तो वह रखा जाता है प्रथम वर्ग के तत्वों को, क्योंकि ये सबसे सर्वाधिक क्या होते हैं, क्रियाशील होते हैं। सर्वाधिक क्या होते हैं, क्रियाशील होते हैं। तो ये अत्यधिक क्या होते हैं, क्रियाशील होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, यह अत्यधिक क्या होते हैं, क्रियाशील होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सारी मर्दा धातुएं निम्नलिखित फार्मूला के आयनों की रचना करती हैं। सारी मर्दा धातुएं कौन कौन सी होती हैं, मैं उसके बारे में बात करता हूं। तो सारी मर्दा धातुएं आपकी हैं Be, Mg, Ca, Sr और B है। बी मक्का सर 12, तो यहाँ से देखिए ये 2s2, ये 3s2, ये आपका 4s2, ये आपका 5s2, और ये आपका कौन सा है, 6s2।
अर्थात सभी के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर सकती हैं, त्याग सकती हैं। तो इसका आंसर होगा m+2। क्या होगा आपका, m+2 आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, डी ब्लॉक के संक्रमण तत्व श्रेणी युक्त होती है। 10 तत्व युक्त क्या होती है आपकी, संक्रमण श्रेणी होती है। संक्रमण श्रेणी कितनी प्रकार की होती है, 4 होती है। कौन कौन सी होती है उनके बारे में बात करता हूँ। तो आपकी देखिए, एक तो आती है 3D, 4D, 5D और 6D। कौन कौन सी आती है, 3D, 4D, 5D और 6D। इसमें कितने तत्व पाए जाते हैं, 10। कौन कौन से पाए जाते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ये आपके तत्वों की संख्या कितनी हो गई, 10। कितनी हो गई आपकी, 10। ठीक है, कोई दिक्कत किसी के, तो इसमें तत्वों की संख्या कितनी पाई जाती है, 10 पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा, 10 तत्वों से। नेक्स्ट आता है आपका, निम्नलिखित में से सबसे छोटा आकार होगा। तो सबसे छोटा है, ये मुझे बताने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन 2010 में भी आया था और ये 2011 में भी आया था। मैं क्या कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन 4 से 5 बार रिपीट हुआ है। या तो बड़ा पूछा है या क्या पूछा गया है, छोटा पूछा गया है। ऑप्शन चेंज नहीं किए गए, ऑप्शन ऐसे के ऐसे ही थे। तो आकार में सबसे छोटा कौन सा होगा, Na+। क्या होगा आपका, Na+। ठीक है, नो डाउट, क्योंकि इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन और इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आ गया आपको समझ में, तो आंसर क्या होगा, Na+। नेक्स्ट देखिए बेटा आप, देखिए बच्चों, पृथ्वी की भूप्रपटी, यहाँ से ये लाइन देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। पृथ्वी की भूप्रपटी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु। देखिए, यदि तत्व पूछा गया, यदि क्या पूछा गया, तत्व पूछा गया, तो आंसर आ जाएगा इसका ऑक्सीजन। क्या जाएगा आंसर, ऑक्सीजन। और यदि धातु पूछी गई तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, एल्यूमिनियम। क्या आएगा आंसर, एल्यूमिनियम। पृथ्वी की भूप्रपटी पर अर्थात धरातल पर पाई जाने वाली सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी धातु कौन सी है, आपकी एल्यूमिनियम है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका, एल्यूमिनियम। देखिए बच्चों, यहाँ से देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सारी धातु केवल सामान्य ऑक्साइडों के साथ ही क्रिया करती है। देखिए, ऑक्साइड 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं सामान्य ऑक्साइड, एक होते हैं प्रोक्साइड और एक होते हैं मोनोक्साइड, एक क्या होते हैं, सुपरऑक्साइड। देखिए, सामान्य ऑक्साइडों की बात की जाए तो सामान्य ऑक्साइड तो कौन से होते हैं, जैसे O-2, ये क्या आपका सामान्य ऑक्साइड। बात की जाए प्रोक्साइडों की तो क्या होते हैं, O2-2, ये क्या होते हैं आपके प्रोक्साइड। और सुपरऑक्साइड होते हैं O2-, ये क्या होता है आपका सामान्य ऑक्साइड। ये इसे क्या कहते हैं, मोनोऑक्साइड भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, मोनोऑक्साइड भी कहते हैं। इसे कहते हैं प्रोक्साइड, इसे क्या कहते हैं, प्रोक्साइड। और इसे क्या कहते हैं, सुपर ऑक्साइड। इसे क्या कहते हैं अपने, सुपर ऑक्साइड। आपके समझ में आया, ये होता है सामान्य ऑक्साइड, ये होता है प्रोक्साइड और ये क्या होता है आपका सुपर ऑक्साइड। तो आंसर देखिए, लिथियम। कौन भाई, लिथियम किससे क्रिया करता है, आपके सामान्य ऑक्साइड से क्रिया करता है। सोडियम किससे करता है, प्रोक्साइड से। पोटेशियम और रुबेडियम ये किससे करते हैं, सुपर ऑक्साइड से। किससे करते हैं, आपकी सुपर ऑक्साइड से क्रिया करते हैं। नेक्स्ट देखिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, लिथियम हो जाएगा। क्या आंसर क्या हो जाएगा, लिथियम। अब देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर आया आपके सामने, कौन सी धातु उच्चतम ऑक्सीकरण स्थिति दर्शाती है। तो देखिए, अपनी आवर्त सारणी की बात की जाए तो आपका क्या आता है, Ru और OS, ये है दोनों धातु, ये प्लस की 8 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है, क्योंकि ये डी ब्लॉक के तत्व हैं। ये कौन सी ब्लॉक के तत्व हैं, डी ब्लॉक के तत्व हैं, जो ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। परंतु Ru और OS तो प्लस के 8 करते हैं। उसके पश्चात आपका Mn प्लस की 7 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। तो यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका, OS कितनी करता है, प्लस की 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नीचे की ओर, समूह में नीचे की ओर जाने पर सारे मृदा तत्वों की अपचायक शक्ति क्या हो जाती है आपकी, बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अपचायक प्रवृत्ति में क्या होती है, वृद्धि होती है। आपका सीजियम प्रबलतम क्या होता है, अपचायक होता है। क्या होता है आपका सीजियम, क्या होता है आपका प्रबलतम अपचायक होता है, परंतु अपवाद रूप लिथियम को अपन क्या मानते हैं, प्रबलतम अपचायक मानते हैं, क्योंकि उसका आकार में अत्यंत छोटा होने के कारण। परंतु अपचायक प्रवृत्ति ऊपर जाने में क्या होती है, बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संकुल आयन की रचना के लिए संक्रमण धातुओं का एक अभिलक्षण है। देखिए आपकी संकुल आयन, संकुल मीन्स कॉम्प्लेक्स यौगिक बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, उसके लिए सबसे सख्त जरूरत होती है वह है आपकी रिक्त डिक ऑर्बिटल की। किसकी आवश्यकता होती है, रिक्त डी कक्षक की उपस्थिति में ये क्या करते हैं, संकुल यौगिकों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, रिक्त डी कक्षक या रिक्त डी ऑर्बिटल के आदान प्रदान से क्या होती है, संकुल यौगिकों का क्या होता है, निर्माण होता है। नेक्स्ट देखिए, परमाणु संख्या 9, 17, 35, 53, 85, परमाणु संख्या 9, 17, 35, 53 और 85 वाले तत्व हैं। देखिए आपका 9वें नंबर पे कौन आता है आपका, फ्लोरीन। 17 पे कौन आता है आपका, क्लोरीन। 35 पे आता है आपका ब्रोमीन। 53 पे आता है आयोडीन और 85 पे आता है आपका एंटीमनी 80। ठीक है, पसल भर आई आंटी, पसल भर आई आंटी, इसे क्या कहा जाता है, हेलोजन समूह। क्या कहा जाता है आपका, हेलोजन समूह है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको स्वतः ही दिख जाएगा। आंसर क्या होगा आपका, सेकंड है हेलोजन समूह। क्या आपका हेलोजन समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सारी धातु की यौगिकों की प्रकृति होती है, सारी ये मर्दा धातु, ये यौगिक सारी मर्दा धातुएं कौन कौन सी होती हैं, मैं उनकी बात करता हूँ। सभी जानते हैं कि बी मग का सरबारा, बी मग का सरबारा। देखिए इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है 2s2, इसका 3s2, 4s2, 5s2, 6s2, 7s2। देखिए सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बाह्यतम कोष क्या है, पूर्ण पूरित है। तो इनकी जो प्रकृति होगी वह कैसी होगी, प्रतिचुंबकीय। यदि एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाने यानी ये पूर्ण पूरित हो, या कह सकते हैं कि सभी युग्मित अवस्था में हो, तो वह तो क्या होता है, प्रतिचुंबकीय। और कोई एक भी क्या जाए अयुग्मित अवस्था में जाए तो कौन सा होता है, अनुचुंबकीय। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, प्रतिचुंबकीय। क्या होगा, प्रतिचुंबकीय। ये कब आया हुआ है, जेड 2012 में। कब आया हुआ है, जेड 2012 में। नेक्स्ट देखिए, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। किसका पूछा गया है, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए अर्धपूरित कक्षक होते हैं ना, अर्धपूरित वाले कक्षक, या कह सकते हैं N+L के नियम के अपवाद थे, जो अपना स्थायित्व प्रदान करने के लिए, स्थायित्व प्राप्त करने के लिए कौन कौन से थे, Cu, Ag और Au, जिसे अपन सिक्का धातु भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ये तो पूर्णपूरित थे। सिक्का धातु कौन कौन सी थी, Cr, MO और W। यह अपना अर्धपूरित विन्यास, अर्धपूरित विन्यास में से स्थायित्व प्राप्त करने के लिए, जैसे नॉर्मली क्या होना चाहिए था, इसका होना चाहिए था 4s2 3d4 होना चाहिए था, परंतु ये गलत था। हुआ क्या इसका आंसर, इसका देखिए, इसका अपना स्थायित्व प्रदान करने के लिए इसने क्या किया, 4s1 3d5। क्या किया, 4s1 3d5 अपना स्थायित्व प्राप्त करने के लिए यह अर्धपूरित विन्यास ग्रहण कर लेता है। ठीक उसी प्रकार कौन करता है, MO करता है, उसी प्रकार कौन करता है, W। देखिए मोलिब्डेनम, टंगस्टन और क्रोमियम अपना अर्धपूरित विन्यास ग्रहण करने के लिए या अर्थात स्थायित्व प्राप्त करने के लिए क्या कर लेते हैं, S का एक इलेक्ट्रॉन निकाल के इसमें देते हैं, D में चला जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। तो यहाँ से ऑप्शन में देखिए 4s1 3d4 आ रहा है, अर्थात ये गलत है। 4s1 3d5, 4s1 3d5, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, B हो जाएगा। नियॉन 3s2 3p6, 4s2 तो 3d5, 4s1, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नीचे वाले इसके आंसर नहीं होंगे, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर। नेक्स्ट देखिए, ये
क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसके बारे में बात करते हैं। संक्रमण धातु ये उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था का विन्यास है। देखिए डी ब्लॉक के कारण ही ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है, उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है। तो डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है आपका, होता है NS1 से 2 N-1 D1 to 10। ये सब क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका बी, क्या जाएगा आपका बी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार, मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार भौतिक एवं रासायनिक गुणों का आवर्ती फलन होते हैं। उनके किसके होते हैं, परमाणु भार के। किसके होते हैं आपकी, परमाणु भार के। तो इसका आंसर जो डी है वह क्या था आपका परमाणु भार। देखिए परमाणु संख्या पर किसने दिया था नियम, हेनरी मोजले ने दिया था। किसने दिया था, हेनरी मोजले ने। इसके अलावा प्राउट ने, इसके अलावा प्राउट ने, मेंडलीव ने, डोबिरन ने, लोथर मेयर ने, इसके अलावा अपना न्यूलैंड था। सबने किसको आधार मान के वर्गीकरण किया था, परमाणु भार को मानकर वर्गीकरण किया था। तो इसका आंसर क्या होगा आपका परमाणु भार। क्या होगा इसका आंसर, परमाणु भार होगा। तो नेक्स्ट देखिए किसी आवर्त में एक संक्रमण धातु श्रेणी में तत्व की परमाणु त्रिज्या में बहुत ही कम परिवर्तन होने का मुख्य कारण क्या है, आपका आवरणिक प्रभाव से कह सकते हैं कि लेंथेनाइट संकुचन के कारण क्या होता है, इनकी त्रिज्याओं में जो 4D और 5D श्रेणी होती है, इनकी त्रिज्याओं में क्या होता है बहुत ही कम अंतर होता है। क्योंकि 5D श्रेणी में अत्यधिक 32 यानी अत्यधिक इलेक्ट्रॉनिक संख्या बढ़ने के कारण है, या बढ़ने के कारण क्या होती है इनकी आकार में कमी आ जाती है, जिससे 4D और 5D श्रेणी के तत्वों में क्या आती है, इनकी त्रिज्याओं में क्या आती है कमी आती है। तो इसका मुख्य कारण क्या था आपका आवरणिक प्रभाव। क्या था आपका आवरणिक प्रभाव। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखिए आपका जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये आपका जेड 2014 क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, निम्न में से कौन सा कथन है सत्य है। इसका प्रत्येक लाइन का आपको मतलब पता होना चाहिए। एक आवर्त में बाएं से दाएं परमाणु आकार बढ़ता है। क्या आपने देखा है आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर आकार बढ़ता है। देखिए बाएं से दाएं जाने पे आकार में क्या होती है कमी होती है। क्या होती है कमी होती है। तो देखिए एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे आकार में क्या होती है कमी होती है। तो ये वाला कथन तो गलत है, बढ़ता नहीं है। क्लोरीन आयोडीन की अपेक्षा प्रबल ऑक्सीकारक है। देखिए ऑक्सीकारक प्रवृत्ति बढ़ती है। देखिए क्लोरीन आयोडीन की अपेक्षा प्रबल ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक प्रवृत्ति ऊपर से जाने पे क्या होती है घटती है। तो क्लोरीन आयोडीन की अपेक्षा क्या होगा प्रबल ऑक्सीकारक होगा। तो इसका आंसर ये देखिए ये कथन सत्य है। अब नीचे वाले कथनों के बारे में बात कर ले। सारी धातुएं स्थायी द्विधनीय धनायन बनाती हैं। देखिए सारी जो धातुएं होती हैं ना वो कौन कौन सी होती है, लिथियम, लीना की रब से फरियाद, लीना की रब से फरियाद। इनके बाध्यता कोष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है एक। क्या होता है तो यह एकल धनात्मक, ये क्या करती है एकल धनात्मक यौगिकों का निर्माण करती है, द्विधनीय का नहीं करती है। तृतीय संक्रमण से धातु श्रेणी के तत्वों की विद्युत ऋणता संगत द्वितीय श्रेणी के तत्वों से कम होती है। ये भी गलत है, अधिक होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए संक्रमण धातु की उत्प्रेरक के गुण निम्न में से कौन सा गुण उत्तरदायी होता है। देखिए सभी गुणों का मोस्टली उत्तरदायी क्या है, इसका जो संक्रमण तत्व है उसका है परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था। आपको कुछ भी नहीं आए और ऑप्शन में क्या जाए परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था आ जाए तो आपको क्या करना है, आपको ओनली करना है परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था। इसका क्या करना है आंसर करना है। कुछ टेक्निकल मिस्टेक की वजह से ये बैक हो गया है तो आपसे कर लेते हैं एक बार। ठीक है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था के कारण है ये क्या करता है, मतलब इसके जो उत्प्रेरक गुण क्या करता है का उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए किसी वर्ग के तत्वों में आवर्तिता का मुख्य कारण क्या है। आवर्तिता का मुख्य कारण होता है समरूप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास।
आवर्तिता क्या है? गुणधर्म। क्या है आपकी? गुणधर्म। तो आवर्तिता का मुख्य कारण क्या है आपका? समरूप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो परमाणु में संयोजकता कोष में समरूप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण यह क्या करती है? आवर्तिता प्रदर्शित करता है। क्या करता है? आवर्तिता प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा आपका? सी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में बात करते हैं। निम्न में से परबल अनुचुंबकीय कौन सा है? ये क्वेश्चन बहुत समझने का क्वेश्चन है, तो इसको आप एक बार देखेंगे इसको। ठीक है, तो देखिए परबल अनुचुंबकीय और दुर्बल अनुचुंबकीय या प्रतिचुंबकीय क्या होते हैं? यदि अनुचुंबकीय बात करता हूँ मैं यहाँ से, तो जिसमें जितने अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वह उतना ही परबल क्या होगा? अनुचुंबकीय होगा। तो सबका लिख लिख के देखते हैं। तो देखिए पहला अपना क्या है? Cr है। क्या आपका? तो यहां से देखिए एक बार थोड़ी टेक्निकल मिस्टेक आ रही है। बोर्ड में कुछ टेक्निकल मिस्टेक आ रही है। बोर्ड में कुछ टेक्निकल मिस्टेक आ रही है, सब 1 मिनट रुकेंगे। तो देखिए बेटा यहाँ से जो ये क्वेश्चन आ रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। तो इन क्वेश्चनों पे अपन क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो देखिए एक बार इसको मैं एक बार बंद करके चालू ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट क्यों है मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए क्वेश्चनों की बारी बारी से क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है। और पुनरावृत्ति क्या है? मतलब आपको एग्जाम में आपको ये आइडिया बैठ जाएगा कि इस टॉपिक से इस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं। आपने लास्ट ईयर में देख रहे हो, तो ये आपको इस चीज़ का आइडिया बैठ जाएगा। तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता है नहीं। आप इन क्वेश्चनों को देखिए और देखिए क्वेश्चन सॉल्व आउट करने की कोशिश कीजिए। एक चीज़ और होगी, देखिए यहाँ से क्वेश्चन देखने से ये लग रहा है कि जो अपन ने पढ़ा है वो और बहुत अच्छे लेवल का पढ़ा है, और यहाँ से जो क्वेश्चन आ रहे हैं बिल्कुल सरफेस से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। जितना आपके पास है उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए, और फिर भी कोई दिक्कत आती है तो हम आपके लिए बैठे हैं। आराम से कोई भी समस्या है तो उससे हम आपकी समस्या को सॉल्यूशन कर देंगे। अब देखते हैं एक बार वापसी कौन से क्वेश्चन में अपन 32 क्वेश्चन में थे। इस क्वेश्चन की बात कर रहे थे अपन, तो उस क्वेश्चन को देखिए। निम्न में से प्रबल अनुचुंबकीय कौन सा होगा? निम्न में से प्रबल अनुचुंबकीय कौन सा होगा? तो उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए यहाँ से निम्न में से प्रबल अनुचुंबकीय कौन सा है, इसको देखेंगे। तो उसको देखिए Cr+3, Cu+2, Cr+ और Cu+। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? सभी का क्या कर लेंगे? अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आपको पहले पहले क्या देखते हैं? क्रोमियम देखते हैं। क्या देखते हैं? क्रोमियम। तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है भाई? तो 4s1 3d5 होता है। क्या होता है? 4s1 3d5। अब इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन इससे निकल जाएगा और 2 किससे निकल जाएंगे? इससे निकल जाएगा। तो ये क्या तो बच जाएगा 3d3। तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी हो जाएगी? 3। ठीक है। कॉपर का बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है 4s1 3d10 होता है। 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। एक तो कहाँ से निकल जाएगा? s से, और एक कहाँ से निकल जाएगा? d से। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? 3d9। तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी बचेगी? 1। फिर आता है आपका Cr+। क्या आता है आपका? Cr+। तो Cr का देखिए इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है? पहले मैंने बताया, ऊपर बताया कि 4s1 3d10 होता है, 3d5 होता है। तो यहाँ से देखिए एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा? एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा s से, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी बच जाएगी? 5। कितनी बच जाएगी भाई? 5 बच जाएगी। तो और यहाँ पे देखिए Cu+ है। Cu+ में देखिए इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है 4s1 3d10 होता है।
एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन उसकी कितनी बच गई 0। तो यहाँ पे 3 आ रही थी, यहाँ पे 1 आ रही थी, यहाँ पे 5 आ रही है, यहाँ पे 0 आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका क्रोमियम। आंसर क्या हो जाएगा आपका क्रोमियम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, मान लीजिए कि कार्बन अणु के समूह के X से जुड़ा है तो कार्बन में सर्वाधिक विद्युत ऋणता किस बंध में पाई जाती है। विद्युत ऋणता के लिए मैंने आपको जब विद्युत ऋणता पढ़ाई थी मैंने बताया था कि जिसमें जितने यानी En समानुपाती S लक्षण, En समानुपाती S लक्षण। ठीक है, तो जैसे ही मान लो कि कार्बन का अणु था X यानी कार्बन है, ठीक है, किसी कार्बन अणु के किसी समूह से X जुड़ा हुआ है, तो देखिए जैसे मान लो कि एक तो CH3 आ गया, एक आपका आ गया C2H2 आ गया, और एक क्या आ गया आपका C2H4 आ गया। एक तो CH4 आ गया, एक C2H2 आ गया, एक C2H4 आ गया। यहाँ से कार्बन से जुड़े हुए हैं, इसमें संक्रमण कौन सा होगा sp3, इसमें कौन सा होगा sp, इसमें कौन सा होगा sp2। आपके तो नीचे संकरण दे रखा है p कक्षक में s है ही नहीं, तो इसमें लक्षण क्या होगा, इसकी विद्युत ऋणता क्या होगी 0 होगी। आपका फिर आ गया sp, sp3 और sp2। sp में s इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 50%। कितनी है 50%। अब ये लक्षण कैसे देखे जाते हैं, कितने कक्षक भाग ले रहे हैं संकरण में, 2 ले रहे हैं s और p, तो 2 का भाग देंगे 100 में से, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे s के कितने हो जाएंगे 50 और p के कितने हो जाएंगे 50। फिर sp3 की बात करता हूँ, तो sp3 में कितने होते हैं, s के होते हैं 25%। ठीक है, s के कितने होते हैं 25% और p के कितने होते हैं 75%। S के कितने होते हैं 25% और P के कितने होते हैं 75%। तो यहाँ से ये वाला तो S के 25 हो गए। फिर sp2 भी देखते हैं, S के कितने हो गए 33.33% और P के कितने हो गए 66.67%। कितने हो गए 66.67%। तो सर्वाधिक विद्युत ऋणता किसकी होगी sp की होगी। तो यहाँ पे क्रम हो जाएगा sp, sp2, sp3 और लास्ट में क्या जाएगा P। तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका sp, क्योंकि S लक्षण समानुपाती विद्युत ऋणता, S लक्षण समानुपाती विद्युत ऋणता, सर्वाधिक विद्युत ऋणता किसकी होती है sp की। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करता हूँ। निम्न में से कौन सा संक्रमण धातु आयन प्रतिचुंबकीय होता है। निम्न में से कौन सा संक्रमण धातु आयन प्रतिचुंबकीय होता है। तो देखिए अपने सामने क्या क्या ऑप्शन आ रखे हैं। अपने सामने जो ऑप्शन आ रखे हैं कोबाल्ट Cu+2, निकल Na+2, Zn+2 और Cu+। सबका मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखता हूँ, तो मैं Cu+ का लिखूँगा तो इसका होगा 4s03d7। ठीक है, यहाँ से देखिए आपका क्या होगा 4s03d8। ठीक है, इसका क्या होगा 4s03d9 और इसका क्या होगा 4s03d10। देखिए यहाँ पे 3d7 है, डी में कितने कक्षक पाए जाते हैं 5। कितने पाए जाते हैं 5। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे 7 बचे 1 2 3 4 5 6 और 7। कितने एक में इलेक्ट्रॉन बच गए 3 बच गए। कितने बच गए आपके 3 बच गए। तो यहाँ से 3 बच गए, तो ये तो कौन सी अवस्था में होगा एकमित होगा। एकमित होगा तो क्या होगा आपका वो अनुचुंबकीय होगा। ये तो कौन सा आपका अनुचुंबकीय। ठीक है, मैं इसकी बात करूं निकल की बात करेंगे तो 4s03d8। तो मैं यहाँ एक इलेक्ट्रॉन और भर दूं, फिर भी कितने बच जाएंगे 2 बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे 2। तो यह भी क्या होगा आपका अनुचुंबकीय। कैसा होगा आपका अनुचुंबकीय। ठीक है, फिर आता है आपका पास 4s वो Cu+2 यानी 3d9 बचता है, एक इलेक्ट्रॉन और भर दिया, फिर भी क्या बच गया 1 बच गया आपका। तो यह भी क्या होगा आपका अनुचुंबकीय। यह भी क्या होगा आपका अनुचुंबकीय। अब देखिए लास्ट कौन सा है जिंक। कौन सा है आपका जिंक। तो यहाँ 4s03d10 लो, सारे के सारे युग्मित अवस्था में है कि नहीं है। एस में तो 0 है, 0 तो मीन्स वो युग्मित अवस्था में माना जाएगा। तो यहाँ पे सारी युग्मित अवस्था में है। तो आपका जो जिंक है ना Zn+2 की प्रकृति कैसी होगी प्रतिचुंबकीय होगी। कैसी होगी आपकी प्रतिचुंबकीय। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से
कौन सी स्पीसीज 4s1 वो 4s1 3d10 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दर्शाती है? तो यहाँ से सीधी सीधी देख रही है, कॉपर जो है ना वह अपना पूर्ण पूरित विन्यास के कारण क्या दर्शाता है? इस प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्रदर्शित करता है। क्या करता है? इस प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा? Cu+। क्या जाएगा आपका आंसर है Cu+। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से रंगीन आयन कौन सा है? निम्न में से रंगीन आयन कौन सा है, यानी कलरफुल आयन कौन सा है? तो उसके बारे में बात करते हैं। तो कलरलेस और कलरफुल के बारे में सेकंड क्वेश्चन में पढ़ने बात की थी। तो कलरलेस तो कौन से होते हैं? जो पूर्णपूरित अवस्था में पाए जाते हैं, यानी युग्मित अवस्था में पूर्णपूरित नहीं कह सकते, जो युग्मित अवस्था में पाए जाते हैं उन्हें तो क्या कहते हैं? कलरलेस कहते हैं। कलरफुल कौन से होते हैं? कि एक भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित अवस्था में आ जाए। तो देखिए यहाँ से Ti+2, Ti+2 का टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक परमाणु क्रमांक कितना होता है? 23 होता है। इसके अंदर वेनेडियम और टाइटेनियम, ध्यान दीजिए। तो इसकी 4s2 3d3 होता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया, 2 निकल गया, तो कितना बच गया? 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बच गए। इसका 21 होता है, 21 होता है तो ये 3 बच जाएगा तो 18 बच जाएंगे, तो अर्थात 0 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखिए कॉपर है, तो ये 4s1 यानी 4s0 3d10, तो ये भी क्या आ गया आपका? युग्मित अवस्था में आ गया। और ये भी देखिए 4s0 3d10, तो ये भी कौन सी अवस्था में आ गया? युग्मित अवस्था में आ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? Ti+2। क्या आ जाएगा आपका? Ti+2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये कलरफुल होगा और सारे क्या होंगे? कलरलेस होंगे। निम्न में से सबसे कम गलनांक किसका है? एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पे आपके गलनांक क्या होते हैं? घटते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? CS। क्या जाएगा आपका? CS। नेक्स्ट देखिए, अधिकतम अयुग्मित और इलेक्ट्रॉनों की संख्या निम्न में से किसमें होगी? ध्यान दीजिए, अधिकतम अयुग्मित यानी सबसे अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या किसमें होगी? तो ध्यान दीजिए Fe+2 में। किसमें होगी? Fe+2 में। देखते हैं कैसे आती है। इसका इलेक्ट्रॉन 4s0 3d10 आ रहा है। इसका आएगा आपका 4s0 3d6 आएगा। इसका आएगा 4s0 3d8 आएगा। और इसका आएगा 4s0 3d10 आएगा। यहाँ से देखिए, यहाँ से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आती है? 2। यहाँ से कितनी आती है? 4। और यहाँ से कितनी आती है? 0। यहाँ से कितनी आती है? 0। तो सर्वाधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या किसमें होगी? Fe+2 में। किसमें होगी? Fe+2 में आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है तो आपकी कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा संग्रह है सम इलेक्ट्रॉन, या कौन सा समूह है सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज को दर्शाता है? तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन आए हैं उन ऑप्शनों के बारे में बात करते हैं। कैल्शियम, सीजियम और ब्रोमीन मीन्स बिल्कुल ही अलग अलग हो गए। बिल्कुल ही क्या हो गए? अलग अलग हो गए, पास पास में भी नहीं है। सोडियम और कैल्शियम, सोडियम और कैल्शियम ये भी नहीं हो सकता। अब देखिए नाइट्रोजन, फ्लोरीन और सोडियम ये पास पास में है। अब तो प्लस माइनस देखना है। तो 7 और 3 कितने हो गए? 10। 9 कितना हो गया? 10। और 11 में से गया तो कितना बच गया? 10। तो सभी में 10-10 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या आपका सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। क्या आपका है? क्या है ये? सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, यानी इसके प्रत्येक परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 10-10 इलेक्ट्रॉन है। तो इसे क्या कहेंगे? सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहेंगे। परिवर्तनशील ऑक्सीजन अवस्था दर्शाने हेतु धातु इलेक्ट्रॉन निम्न में से किस में भाग लेता है? तो देखिए वह केवल डी कक्षक में भाग लेता है। ना तो पी ब्लॉक के तत्व दर्शाते हैं परिवर्तनशील ऑक्सीजन अवस्था, और ना ही एस ब्लॉक के दर्शाते हैं, ना ही एफ ब्लॉक के दर्शाते हैं। कौन से दर्शाते हैं? आपकी केवल डी ब्लॉक के तत्व। किसके दर्शाते हैं? केवल डी ब्लॉक के तत्व। एफ ब्लॉक के दर्शाते हैं बिल्कुल बहुत कम दर्शाते हैं, परंतु ये तो बहुत ही ज़्यादा परिवर्तनशील ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करता है। अब देखिए निम्न में से कौन सा तत्व पृथ्वी की सतह पर बहुतायत पाया जाता है, यानी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है? देखिए पृथ्वी की यदि धातु की बात की जाती तो वहाँ पे आता एल्यूमिनियम, और यहाँ बात की जा रही है तत्व की बात की जा रही है, तो आंसर क्या आएगा इसका? ऑक्सीजन। यहाँ देखिए एल्यूमिनियम ऑप्शन में है, सिलिकॉन भी है और कार्बन भी है और ऑक्सीजन है, तो इसका आंसर क्या जाएगा? आपका ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्न में से सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व है वो आपका कौन सा है? फ्लोरीन है। फ्लोरीन की विद्युत ऋणता कितनी होती है? 4.0।
नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और समझने लायक क्वेश्चन है, तो इसको अपन थोड़ा सा ध्यान देंगे इसमें। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन था Fe+2 Z=26 है, डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या निम्न में से किसके समान नहीं है। तो देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। आपका फेरस है, फेरस में 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। क्या निकल गए? 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो वो किससे निकल गए? एस से निकल गए। 3d6। डी में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 6 है। तो देखिए पहला क्या करा है, पी इलेक्ट्रॉन नियोन के लिए। तो देखिए 1s2 2s2 2p6 ये है क्या होता है, नियोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसमें पी में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 6 आ रहे हैं। तो ये तो इसके समान है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। एस इलेक्ट्रॉन mg के लिए तो 1s2 2s2 2p6 3s2 ये क्या होता है, mg का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 4 6। तो यहाँ बी इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी आ गई, एस इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी आ गई? 6। तो ये भी इसके क्या है, समान है। फिर देखिए डी इलेक्ट्रॉन फेरस के लिए तो ध्यान दीजिए, इसका होता है 4s2 3d6। ये क्या होता है, फेरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो यहाँ 6 और वहाँ पे भी 6 आ रहा है, ये भी समान है। तो आंसर कौन सा हो गया? सीधा ही ये चौथा हो गया। जब तीनों को आपने को पता चल गया तो चौथा तो आंसर वैसे सीधा हो जाता है। इसको भी देख लेते हैं। आपका पी इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के लिए आपको पहले तो ये बता दूं कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ये कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 नहीं 3p5। तो ध्यान दीजिए ये जो 3p5 है, यदि ओनली इसी के देखे जाए तो इसके 6, यहाँ पे 6 यहाँ पे कितने हैं? 5 है। तो यहाँ पे ये नहीं होगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा ये 4th डी। ठीक है, सबका कंफ्यूजन क्लियर हो गया। इसका आंसर क्या आएगा? डी। नेक्स्ट देखिए, ऑप्शन में है देखिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और सोडियम की आयनिक त्रिज्याओं का सही क्रम होगा। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन पहले भी 2-3 बार बता दिया इसी क्लास में कि पहले क्या होता है, ऋणायन आएगा, फिर आएगा उदासीन आएगा, और फिर कौन आएगा आपका? धनायन। फिर कौन आएगा आपका? धनायन। तो ऋणायन में क्या होगा? n-3, फिर O-2, फिर F- और फिर क्या आएगा आपका? Na+। ये कौन से ऑप्शन में है? पहले ऑप्शन में देखिए n-3 O-2 F- और Na+। तो इसका आंसर आ जाएगा पहला ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस अणु का आयनिक गुण सबसे अधिक है? देखिए वर्ग नंबर 15 और 16 को छोड़कर आयनिक गुणों में क्या होती है? ऊपर से पे क्या होती है? वृद्धि होती है। परंतु वर्ग नंबर 15 और 16 में, 16 और 17 में, वर्ग नंबर 16 और 17 में परबल इनकी देखिए जो ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन और आपको फ्लोरीन है, परबल विद्युत ऋणी है। तो विद्युत ऋणता में ऊपर से जाने में उनमें क्या होती है? कमी आती है वर्ग नंबर 16 और 17 में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? HF। क्या जाएगा आंसर? HF इसका क्या जाएगा? आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस तत्व का प्रथम आयनन विभव उच्चतम होगा? तो देखिए प्रथम आयन कार्बन है, फ्लोरीन है, लिथियम है और ऑक्सीजन है। यदि नियोन आ जाता तो प्रथम आयन विभव अक्रिय गैसों का सर्वाधिक होता है। उसके पश्चात किसका होता है? फ्लोरीन का होता है। किसका होता है आपका? फ्लोरीन का होता है। और सबसे अधिक आयनन विभव किसका होता है आपका? हीलियम का। किसका होता है? हीलियम का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोरीन। आंसर क्या जाएगा? फ्लोरीन। नेक्स्ट देखिए, संक्रमण धातु ये उदासीन जोड़ी प्रभाव दर्शाती है नहीं। यहाँ से देखिए संक्रमण धातु ये परिवर्तनशील ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करती है। ये Z 2019 का क्वेश्चन है, आपका लेटेस्ट पेपर था। संक्रमण धातु क्या दर्शाती है? परिवर्तनशील ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करती है। ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़ने पर भी पढ़ा है। सारी धातु का व्यवहार होता है। देखिए सारी धातु ही होती है वो क्या होती है? अपचयक प्रवृत्ति प्रदर्शित करती है। क्या करती है? अपचयक प्रवृत्ति प्रदर्शित करती है। तो इसका पहला ही आंसर हो जाएगा अपचयक प्रवृत्ति प्रदर्शित करती है। लिथियम किसके साथ विकर्ण संबंध प्रदर्शित करता है? क्या करता है? लिथियम किसके साथ विकर्ण संबंध प्रदर्शित करता है? मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि द्वितीय आवर्त के तत्व तीसरे आवर्त के तत्व, द्वितीय आवर्त का प्रथम तत्व है तीसरे आवर्त के द्वितीय तत्व से क्या दर्शाता है? विकर्ण संबंध प्रदर्शित करता है। जैसे देखिए आपको कौन सा आ गया? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, यहाँ से देखिए
सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। लिथियम मैग्नीशियम से, बेरिलियम एल्यूमिनियम से, बी ऐसे ही। इस प्रकार से ये विकर्ण संबंध प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? विकर्ण संबंध प्रदर्शित करते हैं। तो लिथियम किससे करेगा? मैग्नीशियम से। किससे करेगा? मैग्नीशियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, एक समूह के तत्वों की विशेषता निम्न द्वारा दर्शाई जाती है। तो ध्यान दीजिए, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या द्वारा किसी तत्व की विशेषताओं के बारे में वर्णन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। तो संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने आपको बहुत बार बताया, इसी क्लास में 2-3 बार डिस्कस हो चुका है। तो इसका आंसर होगा n-1 d 1 to 10, ये नहीं होगा। 0 से 2 आ रहा है तो ये नहीं हो सकता। NP भी आ रहा है तो ध्यान दीजिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें NP ये आ रहा है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा n-1 d 1 to 10 ns 1 से 2। तो ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर C इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से सबसे छोटा आकार होगा। तो ध्यान दीजिए, एक आवर्त में बाएं से दाएं आकार में कमी होती है, एक वर्ग में ऊपर से जाने पर क्या होती है? आकार में वृद्धि। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। क्वेश्चन आपका है, ऑप्शन देखिए, आप क्या आ रहा है? Li और Na आ रहे हैं और Be और Mg आ रहा है। देखिए ऊपर से जाए तो आकार बढ़ेगा, तो सोडियम और मैग्नीशियम तो लिथियम और बेरिलियम से बड़े होंगे। अब देखिए इन दोनों में से कौन बड़ा होगा? इन दोनों में से कौन बड़ा होगा? एक ही आवर्त के हैं तो बाएं से जाने तो आकार घटता है, तो लिथियम बेरिलियम से क्या है? बड़ा है। तो सबसे छोटा कौन हो गया? बी। क्या हो गया आपका? बी। और लास्ट क्वेश्चन जो है, निम्न में से कौन 3D श्रृंखला के अंतर्गत आता है? तो देखिए 3D श्रृंखला में कौन कौन आते हैं? तांबा। तांबा का फॉर्मूला Cu। कॉपर आता है, तांबा क्या आता है आपका? कॉपर। पारा को क्या कहते हैं? Hg। सोना को क्या कहते हैं? Au। ठीक है। और चांदी को क्या कहते हैं? Ag। तो ध्यान दीजिए, Cu, Ag और Au ये आती है 3D श्रृंखला के अंतर्गत, ये 4D के अंतर्गत और ये 5D के अंतर्गत। और पारा, जिंक, कैडमियम, जिंक आपका ये आता है, Hg आता है किसके अंतर्गत? 4D श्रेणी के अंतर्गत। तो 3D में कौन आता है आपका? तांबा आता है। क्या आता है आपका? तांबा। इस प्रकार से अपन ने जो आवर्त सारणी एस ब्लॉक और डी ब्लॉक के क्वेश्चनों को अपन ने सॉल्व आउट किया है। तो यहाँ से आप यह आइडिया लगा सकते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे और बिल्कुल सरफेस से क्वेश्चन आते हैं। आपको ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप कंटिन्यू पढ़ते रहिए। और RIG स्टडीज़ चोमू ऐप से आप इन चीज़ों के या सारे क्वेश्चंस या सारे वीडियोज़ आपको मिल सकते हैं। RIG स्टडीज़ यूट्यूब चैनल पे आप सभी जितने भी चैप्टर हैं उन सभी चैप्टरों से आपको सॉल्यूशन दिए जाएंगे, सारे पेपरों के सॉल्यूशन दिए जाएंगे। आप जुड़े रहिए। धन्यवाद।